और वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासी जंग जारी है, जहां पक्ष विपक्ष का जनता के मुद्दों पर फोकस बना हुआ है। दोनों ही पार्टियों के नेता जीत को लेकर दावे कर रहे हैं। उपचुनाव के चुनावी प्रचार तेज हो चुके हैं। स्थानीय मुद्दों के आधार पर रणनीति बनाई जा रही है। तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और इसी को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और चलिए अपडेट लेंगे उस पर। सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, क्या पक्ष और विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है? किन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष का फोकस है? किस तरह से जनता को साधने की कवायद जो है वो दिख रही है आपको? देखिए, जब से नामांकन किया है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की जो केदारनाथ उपचुनाव की प्रत्याशी है आशा नौटियाल, वो और इसके साथ साथ जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मनोज रावत केदारनाथ उपचुनाव के, दोनों ही जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थक और पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता, इनमें जुबानी जंग शुरू हो गई है और बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार दोनों ही पार्टी के नेता इस बात का पुरजोर तरीके से दावा कर रहे हैं कि जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रत्याशी की होगी, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि जो है राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र की एक पहचान है और बाबा केदारनाथ का नाम भी इसी क्षेत्र में है। तो आप समझ सकते हैं जहां जिस क्षेत्र में एक नहीं बल्कि अनेकों बार देश के प्रधानमंत्री यहाँ पूजा अर्चना करने पहुंचे हों, तो इस क्षेत्र की कितनी प्रसिद्धता होगी। ऐसे में अब चूंकि उपचुनाव इस क्षेत्र की विधानसभा में हो रहे हैं, तो पार्टी के जो नेता है वो जीत का भी दम भर रहे हैं और दूसरी तरफ जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर अब फोकस शुरू हो गया है, क्योंकि जो केदारनाथ के मतदाता हैं, जो केदारनाथ क्षेत्र की जनता है, उसको किस तरह से आने वाले समय में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, किस तरह से इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सकता है और किस रणनीति के तहत जो है वो चुनावी मैदान में प्रत्याशी को पार्टी के सीनियर नेता उतार रहे हैं। ये तमाम पहलू हैं जो इस चुनाव से जुड़े हुए हैं। आज इसमें कई जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में अलग अलग दलों के कुछ जनसभाएं होनी है, कुछ पार्टी के जो नेता है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और चूंकि उपचुनाव हो रहा है, लिहाजा दोनों ही दल ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस उपचुनाव में जीत मिले। अब ये देखना होगा ऋषिका कि आखिर जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तो जीत किसके दल की होगी और किस उम्मीदवार को जो है वो जीत का सेहरा अपने सर बांधने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सोनू, देखिए ये तो देखना होगा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर जीत का ताज किसके सर सजता है। लेकिन फिलहाल जो पक्ष विपक्ष की हम बात कर रहे हैं, मुद्दों पर फोकस तो है ही। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें, देखिए ये जो सीट जब से अस्तित्व में आई है तब से 3 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस यहाँ पर जीत चुकी है। और अब क्योंकि नाक की लड़ाई इसलिए भी है, अयोध्या और बद्रीनाथ सीट जिस तरह से बीजेपी हारी है, तो अब उसके लिए केदारनाथ जीतना काफी अहम हो गया है। ऐसे में क्या समीकरण बीजेपी की ओर से वहां पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए ऋषिका, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उत्तराखंड की जो केदारनाथ विधानसभा सीट है इससे जुड़ा हुआ किया है, क्योंकि लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो अपने हौसले बुलंद किए हुए है। जब लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद की मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और इसके साथ ही जो चमोली जनपद है बद्रीनाथ धाम पर विधानसभा क्षेत्र के जब उपचुनाव हुए, तो इन दोनों ही उपचुनावों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। और उत्तराखंड के इतिहास में हमने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई सत्ताधारी पार्टी जो है वो 2 उपचुनाव को हारी हो। तो ऐसे में जहां विपक्षी पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंद है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने जब से पहले जब उपचुनाव इन 2 विधानसभा सीटों पर हुए थे, तब से अपनी रणनीति में बदलाव करना शुरू कर दिया था। और लेके देहरादून से और दिल्ली तक जो पार्टी के सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी की जो रणनीतिकार है वो अलग अलग समय पर अपनी ठोस रणनीति तैयार करने की कवायद में जुटे हुए थे। अब बीजेपी ने पहले ये कोशिश की है, पार्टी के स्तर पर सर्वे हुआ, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर के जो नेता है उनसे रायशुमारी हुई, इसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया। उसने ये सुनिश्चित किया कि कौन जिताऊ उम्मीदवार है। क्योंकि आशा नौटियाल की अगर हम बात करें तो इस वक्त बीजेपी की महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले भी इस सीट से चुनाव जीत चुकी हैं और उनकी जो छवि है, और इससे पहले जो है जिनका निधन हुआ था शैला रानी रावत, जो दिवंगत विधायक हैं, उनका जो महिला होने के लिहाज से भी जो एस्पेक्ट था उस पर भी पार्टी ने गौर किया। तो अब ऐसे में बड़ी सूझबूझ के साथ जिताऊ उम्मीदवार को
बीजेपी का उतारना और उधर कांग्रेस के हौसले बुलंद होना, तो आप समझ सकते हैं ऋषिका कि आखिर जो उपचुनाव है इसकी सरगर्मियां किस रफ्तार से बढ़ रही हैं और किस तरह की कोशिशें जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर की जा रही हैं। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया, देखिए ग्राउंड जीरो से जो तमाम तैयारियां हैं वो तो की जा रही हैं, चाहे पक्ष की बात कर ले या विपक्ष की बात कर ले, लेकिन काफी अहम ये केदारनाथ की सीट जो है वो हो गई है। उपचुनाव यहां पर होना है क्योंकि केदारनाथ जो सीट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बार गए हुए हैं, आस्था का केंद्र केदारनाथ है, तो ऐसे में देखना होगा कि किसके पाले में ये सीट जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो केदारनाथ उपचुनाव की सीट पर सियासी जंग लगातार जारी है, पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के पार्टियों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो मुद्दे हैं, उन पर दोनों ही पार्टियों का फोकस बना हुआ है।